सबसे पहले खबर लखनऊ से, जहां पर ऑनलाइन गेमिंग में कर्जदार हुए 12वीं के छात्र ने खुदकुशी कर ली। 17 साल के शिवा कश्यप ने खुद को आग लगाकर जान दे दी। सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि शिवा ऑनलाइन गेमिंग में काफी रकम हार चुका था। उसे कुछ लोगों को उधार की रकम चुकानी थी। इसको लेकर वो काफी दबाव में था और वो भाइयों और दोस्तों से रकम उधार मांग रहा था। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। तो ये दुखद खबर सामने आ रही है, जहां पर ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में बच्चे ने अपनी जान ले ली। हम आपको बता दें कि ये मामला लखनऊ का है, जहां पर ऑनलाइन गेमिंग में कर्जदार हुए 12वीं के छात्र ने खुदकुशी कर ली। 17 साल का शिवा कश्यप बताया जा रहा है, जिसने खुद को आग के हवाले कर दिया, अपनी जान दे दी। सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि शिवा ऑनलाइन गेमिंग में काफी रकम हार चुका था और उसी लोगों को उधार की रकम चुकानी थी, जिसको लेकर वो लगातार दबाव में था और वो भाइयों और दोस्तों से रकम की उधार मांग कर रहा था। लेकिन किसी ने जब उसे उधार के पैसे नहीं दिए तो आखिरकार उसने अपनी जान ले ली, आग लगाकर अपनी जान ले ली है। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। तो एक और इस तरह का मामला, जब ऑनलाइन गेमिंग या ऐप के जरिए किसी की जान चली गई है। बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, ये पूरा मामला है क्या? ऋषभ, आवाज आ रही है आपको? लग रहा है ऋषभ तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानकारी लेंगे इस पूरे मामले पर। लेकिन हम आपको बता दें कि लखनऊ का ये पूरा मामला है, जहां पर ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में एक बच्चे ने अपनी आग लगाकर जान ले ली। और अब बात प्रधानमंत्री के दौरे की करें तो प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। आज बुलंदशहर में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को 20,700 करोड़ से ज्यादा की 46 विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में भी बुलंदशहर से ही चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी और एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी बुलंदशहर में चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल्याण सिंह के नाम पर मेडिकल कॉलेज, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के एक सेक्शन का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ सीएम योगी भी बुलंदशहर पहुंचने वाले हैं। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 1 बजे बुलंदशहर के नवादा में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर वहां पर भारी संख्या में भीड़ भी है और इसे लेकर पीएससी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस मुस्तैद कर दिए गए हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बुलंदशहर में आज प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है। उससे पहले सीएम योगी ने जायजा लिया और सीएम योगी के जायजे के बाद बताया जा रहा है कि आज जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे तो बहुत सारी योजनाओं की सौगात देंगे। बुलंदशहर में प्रधानमंत्री की रैली को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनपद बुलंदशहर में रेल, सड़क, तेल, गैस और शहरी विकास और आवास जैसे अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संबंधित हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं, जब मोदी ने चुनावी अभियान की शुरुआत की। 2014 के लोकसभा चुनाव में बुलंदशहर से प्रचार की शुरुआत उन्होंने की थी। फिर 2019 के चुनाव में मेरठ में रैली करके प्रचार की शुरुआत उन्होंने की थी और इस बार प्रधानमंत्री फिर से बुलंदशहर से प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2014, 2019 और अब बारी है 2024 की। 2014 में बुलंदशहर से शुरुआत की थी लोकसभा चुनाव के चुनावी शंखनाद की। वहीं 2019 की बात की जाए तो मेरठ से उन्होंने प्रचार की शुरुआत की थी और एक बार फिर से बारी बुलंदशहर की है, जब 2024 के लिए लोकसभा चुनाव का शंखनाद आज प्रधानमंत्री यहां से करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री की यहां पर एक जनसभा भी होनी है, उसको लेकर भी लोगों को उनको सुनने के लिए वहां पर भारी भीड़ पहुंच रही है। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी काफी चाक चौबंद की गई है। खासतौर पर अगर चुनावी
चुनाव की बात की जाए तो यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अपना जनाधार है और उन तमाम सीटों को जो पिछली बार उन्होंने वो जीत कर लेकर आए थे उसको इंटैक्ट करने की कोशिश आज प्रधानमंत्री से होगी। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बुलंदशहर से प्रशांत कुमार जुड़ गए हैं। प्रशांत, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जनसभा वहां पर होनी है, कई योजनाओं की सौगात देने वाले हैं, तैयारी किस तरह की है प्रधानमंत्री की इस दौरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और साथ ही लगातार यहाँ व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद हैं और इसी पंडाल के अंदर जो है प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। कई करोड़ रुपए की योजनाओं का आज यहाँ शिलान्यास और होना है। साथ ही उससे पहले प्रधानमंत्री की रैली से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ व्यवस्थाओं का जायजा लिया था और रेल सड़क सुरक्षा से लेकर आवास से लेकर हर चीज की आज यहाँ लोगों को सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं। और इससे पहले भी 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने सबसे पहले चुनावी रैली को बुलंदशहर से किया था। उसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव में सबसे पहले मेरठ में रैली की थी और अब 2024 के चुनाव से पहले यहाँ बुलंदशहर आ रहे हैं और चुनावी रैली भी मानी जा रही है। हालांकि चुनाव प्रचार यहाँ से आज से शुरू हो जाएगा ऐसा माना जा रहा है और लगातार जो योजना है उनका पीछे बहुत ज्यादा कुहासा कोहरा दिख रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए वहां पर हजारों की संख्या में भीड़ पहुंचने वाली है। तो जरा अगर पीछे की तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखा पाए कि किस तरह की तैयारी। बिल्कुल, देखिए यहाँ तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। लगभग 2 लाख से 3 लाख लोगों की यहाँ पहुँचने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि विजुअलिटी जीरो होने की वजह से यहाँ आप यहाँ नहीं देख पा रही होंगी क्योंकि जिस तरीके से विजुअलिटी जीरो हो गई है, लगातार तैयारियां चल रही हैं। पंडाल के अंदर हालांकि अभी लोग सीटिंग अरेंज चल रहा है और लोग आराम से वहाँ बैठ रहे हैं और लगभग अब तक 20,000 से अधिक लोग यहाँ प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंच भी गए हैं और लगातार प्रधानमंत्री को सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री की अगर बात पहुंचने की जाए तो प्रधानमंत्री लगभग 1 बजे के करीब बुलंदशहर में आ जाएंगे। पैरामिलिट्री से लेकर सीसीटीवी की निगरानी रहेगी, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरों से लैस रहेगा। पैरामिलिट्री बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है, सारे इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। हालांकि ठंड और कोहरा ज्यादा है, लेकिन फिर भी वहां पर लोगों के आने का सिलसिला और प्रधानमंत्री को आज वो सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, इसको लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट आज सार्वजनिक हो सकती है। कोर्ट में 11 बजे नकल के लिए दोनों पक्ष प्रार्थना पत्र देंगे। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट दोनों पक्षों को देने के लिए जिला जज की अदालत ने कल आदेश जारी किया था। शाम तक रिपोर्ट दोनों पक्षों को मिलने की संभावना है और अगर आज रिपोर्ट नहीं मिली तो फिर सोमवार तक का इंतजार करना पड़ेगा दोनों पक्षों को, क्योंकि 3 दिनों के लिए कल 26 जनवरी, फिर सैटरडे है, उसके बाद संडे है, कोर्ट बंद रहेगा। सर्वे रिपोर्ट करीब 1000 पन्ने का है, जिसे एएसआई टीम ने बंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपा था और आज इसे दोनों पक्षों को देने की बात कही गई है। अब देखना होगा कि आज कोर्ट दोनों पक्षों को ये रिपोर्ट सौंपती है या फिर नहीं सौंपती है। अगर आज सौंप देती है तो फिर बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो निकलकर सामने आएगी, जो सबूत है दोनों पक्ष अपनी तरफ से स्टडी कर फिर आगे इस पर बहस जारी रखेंगे। और अगर ये जो रिपोर्ट है आज नहीं मिलती है तो फिर 3 दिनों का इंतजार दोनों पक्षों को करना पड़ सकता है। तो वाराणसी की जिला अदालत में पेश की गई है रिपोर्ट और इसी पर बातचीत करने के लिए उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, जो राज अब तक सील बंद थे वो आज खुलने की संभावना जताई जा रही है। जो 1000 पन्नों की जो रिपोर्ट सौंपी गई है एएसआई की तरफ से, वो कब तक दे दी जाएगी और इसके लिए क्या प्रोसेस है पूरा, जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए किसी भी मुकदमे में जब वादी और प्रतिवादी दोनों को उस मुकदमे से जुड़े कागजात चाहिए होते हैं तो इसके लिए नकल प्रार्थना पत्र डालना होता है, एक प्रोफार्मा होता है, नकल प्रार्थना पत्र वो डालना होता है। नियम ये होता है कि 12 बजे तक की नकल का जो प्रोफार्मा है, नकल प्रार्थना पत्र भर जाना चाहिए। तो इसीलिए जब देर शाम इस पर ऑर्डर हो पाया तो इसलिए नकल प्रार्थना पत्र भर नहीं पाया। आज सुबह 11 बजे तक
दोनों पक्षों की ओर से नकल के लिए आवेदन कर दिया जाएगा। अब चूंकि वो 1000 पन्ने की रिपोर्ट है, तो ऐसे में उसको प्रिंट कराना, उसके बाद उसका इंडेक्स बनाना, चूंकि एक इंडेक्स बनता है, इंडेक्स बनाना, प्रिंट करने के बाद ही वो रिपोर्ट मिल पाएगी। इसके लिए जो अदालत ने डीजीसी सिविल जो महेंद्र नाथ पांडे हैं उनको भी इसके लिए जो है जिम्मेदारी सौंपी है। तो अब ये चूंकि बड़े 1000 से ज़्यादा पन्ने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ी रिपोर्ट्स है और इसलिए सभी पक्षों को देने में थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए ये माना जा रहा है कि अगर नकल प्रार्थना पत्र 11 बजे तक पड़ता है तो उसके बाद देर शाम तक ये नकल रिपोर्ट मिल पाएगी। और अगर आज ये किसी वजह से नहीं मिल पाई ये नकल रिपोर्ट, तो फिर 3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 3 दिन अदालत बंद है, तो फिर सोमवार को नकल मिलेगी। तो कोशिश मंदिर पक्ष की यही है कि आज समय से 11 से 12 बजे के बीच में नकल प्रार्थना पत्र पड़ जाए और शाम तक उनको रिपोर्ट मिल जाए। एक बात और भी, क्योंकि जब आप नकल प्रार्थना पत्र डालते हैं तो उसके लिए आपको एक फीस भी देनी होती है, लेकिन यहाँ पर 1000 पन्नों की चूंकि इससे ज़्यादा की रिपोर्ट है, तो ऐसे में एक अनुमानित जो फीस होगी वो करीबन एक आदमी पर 3 से 3500 रुपये देने होंगे एक नकल प्रार्थना पत्र के लिए। तो फिलहाल सारी फर्दर प्रक्रियाएं करने के बाद शाम तक उम्मीद है कि प्रार्थना पत्र पर नकल यानी कि पूरी रिपोर्ट्स की कॉपी मिल जाए। अब इस रिपोर्ट्स में के बाहर आने के बाद जो ऑथेंटिक है यानी कि जो वैज्ञानिक जांच है वो सामने आएगी और यही रिपोर्ट इस पूरे मुकदमे का अंतिम पायदान तक बड़ा आधार बनेगी, चाहे वो यहां से मुकदमा हो, फिर चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे फिर सुप्रीम कोर्ट हो। एएसआई की रिपोर्ट ही बड़ा आधार बनेगी। बिल्कुल, और इसी रिपोर्ट का इंतजार है। दोनों पक्ष इसी को लेकर आज एक याचिका डालेंगे और उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट है उसकी कॉपी इन लोगों को मिल जाएगी, लेकिन अगर आज नहीं मिलती है तो फिर सोमवार तक का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जब ये रिपोर्ट आएगी तो बहुत सारे खुलासे होंगे और फिर उसके बाद तय होगा कि क्या कुछ आगे इसमें बढ़ा जा सकता है दोनों पक्षों की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी इस पर लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब बात कर लेते हैं अयोध्या की और रामलला की। तो अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। आज भी श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन के लिए सुबह से ही लाइनों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट ने दर्शन के समय को बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके तहत अब सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक रामलला के दर्शन अवधि के दौरान आरती और भोग के लिए 15-15 मिनट तक भगवान के मंदिर के जो पर्दे हैं उसे लगाया जाएगा और इस दौरान अनवरत श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन होते रहेंगे। अयोध्या में रामलला दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसे लेकर बड़े स्तर पर तैयारी भी हो रही है। अयोध्या में व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के लिए कमेटी भी बनाई गई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की अगुवाई में कमेटी बनी है। इस कमेटी में मुख्य सचिव, डीजीपी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव शामिल होंगे। इस बीच रामलला के दर्शन आसानी से हो सके, इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। श्रद्धालु ट्रस्ट के मोबाइल नंबर 80095221111 या फिर 052782920000 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। वो टोल फ्री नंबर क्या है वो भी आपको बता दे, 1060180192 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही वेबसाइट है srjbtkshETRA.org पर भी मंदिर और दर्शन को जानकारी आपको उपलब्ध हो सकती है। तो किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था भी काफी ज्यादा है। फोन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं, टोल फ्री नंबर भी है और अगर उससे भी बात नहीं बनती है तो वेबसाइट पर एक आईडी है, उस पर भी आप मंदिर के दर्शन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई आज चौथा दिन है और उसी दिन दर्शनार्थियों के लिए दर्शन की खोल दिया गया था 22 तारीख को ही। और बहुत पहले दिन, दूसरे दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ रही और उसमें बहुत परेशानियां रही शासन प्रशासन को भी, लेकिन अब धीरे धीरे संयमी हो गए हैं लोग और बड़े ही शांति ढंग से रामलला का दर्शन कर रहे हैं।
दर्शनार्थियों की भीड़ अभी भी है, लेकिन अब उतना नहीं है जितना धक्की मुक्की वाली बात हो। इसलिए जिस रूप से अपील किया गया था कि संयम रख करके और शांतिपूर्वक रामलला का दर्शन करें, दर्शनार्थी उसी रूप से शांतिपूर्वक रामलला का दर्शन कर रहे हैं। भीड़ अभी भी है, लेकिन चल रही है बहुत शांति से। तो अयोध्या और रामलला के मुख्य पुजारी की बात आप सुन रहे थे कि पहले जो 2 दिन गए वो बहुत ज्यादा भीड़ भरे थे, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि वहां पर व्यवस्थाओं को अब दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। अयोध्या से ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, शुरुआती 2 दिनों में थोड़ी सी अफरा तफरी का माहौल रहा, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां पर रही, संभालने में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन अब धीरे धीरे व्यवस्थाएं बन रही है और सरकार की पूरी नजर है कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल, देखिए 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो देर शाम तक तो जो कार्यक्रम जो आयोजन था, धार्मिक अनुष्ठान थे, उन सब में लगे रहे। 23 की सुबह से ही, चूंकि 22 जनवरी की तारीख सबको मालूम थी कि प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लिहाजा 23 जनवरी से ही तमाम भक्त देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहले से ही आ चुके थे और कुछ 23 की ही सुबह सुबह पहुंचे हैं ट्रेन से, बसेस से, तो वो अपने लगेज लेके सीधे यहाँ पर पहुंचे थे। तो जो अंदर तमाम एडमिनिस्ट्रेशन है वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पास रहता है, बाकी जिम्मेदारी सुरक्षा की वो पुलिस प्रशासन के पास होती है। तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां जरूर रह गई थी, या ये कह लें कि जो अनुमान लगाया जा रहा था भक्त उससे ज्यादा हो गए। तो वो समन्वय बनाए रखने की जरूरत है। जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है, जो ट्रस्ट है, उनके बीच जितना बेहतर समन्वय रहेगा, जैसे जिम्मेदारी बांट ली जाएगी कि कितना दायरा किसके पास है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, तो ये और बेहतर होगा। हालांकि 23 तारीख को ही जैसे ही यहां पर भीड़ जुटी थी, उत्तर प्रदेश के डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, सब यहां पर पहुंच गए और उस दिन देर रात 2-2:30 बजे तक मंदिर के अंदर ही वो रहे। तो तमाम जो व्यवस्थाएं थी वो सुचारू रूप से कर दी गई हैं। वही व्यवस्थाएं आज भी चल रही हैं। लेन सिस्टम कर दिया गया है, एंट्री एग्जिट का रास्ता बिल्कुल तय कर दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है जो परमानेंट है, कुछ टेम्परेरी बैरिकेडिंग लगाई गई है बांस बल्लियों से, और यहां पर अच्छा खासा डिप्लॉयमेंट किया गया है, चाहे वो पुलिस हो, पीएसी हो या जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनका। और उस वक्त जब 22-23 तारीख की बात चल रही थी, यहां पर देवकीनंदन ठाकुर जी की, राम भद्राचार्य जी के कार्यक्रम चल रहे थे, उनकी रामकथा चल रही थी, तो उनके भी तमाम भक्त आए हुए थे, वो पहले से यहां रुके हुए थे। तो उन सब की वजह से भी वो भक्त जाना ही नहीं चाह रहे थे। वो मान के चल रहे थे कि 22 को जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा होगी तो एक जो फर्स्ट शो वाली दीवानगी होती है वो भी थी कि हम रामलला को पहले ही दिन देखेंगे, तो वो भीड़ भी थी, वो भी अब कम होते दिख रही है। अब आने वाला जो समय है वो पुलिस प्रशासन और ट्रस्ट के बीच में यही देखना होगा कि वो समन्वय इतना बेहतर बना रहे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल ऋषभ, सबसे बड़ी बात यही है कि श्रद्धालु तो वहां पर भारी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन समन्वय बनाने की कोशिश करनी होगी, चाहे वो राम मंदिर ट्रस्ट के लोग हो या पुलिस की, तभी जाकर व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो।